चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CSEET के बिजनेस एनवायरनमेंट की इस क्लास में। एंड ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का आज लास्ट प्लेज होने वाला है, जहां पे हम लोग तीनों चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर चुके होंगे। अभी तुम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है एंड चैप्टर नंबर 3 में मुझे 3 की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में तुम लोगों को बताना है। प्रीवियस जो लेक्चर था, जो तुम लोगों ने पहला लेक्चर देखा, उस लेक्चर में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर लिया था। एंड वहां पे बेसिकली यदि देखा जाए तो हम लोगों ने टोटल 5 की इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया था, जिसमें एक था हमारे साथ साथ SATH, जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो तुम्हारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब ये होगा दोस्तों कि जिस दिन भी तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, चाहे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे या एज एन कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट रहोगे, तुम्हारी लाइफ में ये 3 जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिसमें से सबसे पहले आता है IBPI। बोले सर ये कैसा नाम है IBPI? यस, ये 2019 में एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट यहां पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो IBPI का जो फुल फॉर्म है, ये है भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारे इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है भाई, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड मैटर्स को देखती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है भाई कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या होती है। देखो, समझने की बात है भाई, पहले कंपनीज एक्ट 1956 में क्या होता था, कंपनी को बनाने में बहुत टाइम लगता था, कंपनी का कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा कंबरसम, बहुत ज्यादा लेंदी था। एंड साथ ही साथ यदि मान लीजिए किसी को अपनी कंपनी का डिसोल्यूशन करना है, किसी को अपनी कंपनी बंद करना है, तो भाई उसका भी बहुत डिटेल, बहुत वास्ट प्रोसीजर था। कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद से इन द ईयर ऑफ 2016, एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, इन द ईयर ऑफ 2016 हमारे देश की गवर्नमेंट ने MCA के साथ तालमेल करके, MCA के साथ बातचीत करके एक नई अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया और उस अथॉरिटी को नाम दिया गया भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या काम करता है भाई? जो भी कंपनी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज, अपनी लाइबिलिटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है, अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली नहीं निभा रही है, तो आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन किससे डिटेल में पढ़ेंगे CS एग्जीक्यूटिव में। जब तुम लोग आओगे तुमको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट पार्ट C में। ठीक है, तो अभी सुनना तुम लोग यहां पर ध्यान से कि भाई ये क्या बोलता है कि ये जो IBPI है, ये हमारे देश में कंपनियों के डिसोल्यूशन, मतलब जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाती है, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उनको बंद करने का काम करता है। बंद करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे बंद करना है, बंद करने वाला इंसान कौन होगा, उस इंसान के क्या क्या रोल्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, पावर्स होगी, ड्यूटीज होगी, वो तमाम बातें हम लोगों को कौन बताता है? यहां पर IBPI बताता है। तो तुम लोगों को IBPI के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने तुम लोगों को यहां पर बता दी है। जब हम लोग पूरा की पूरा चैप्टर ओवरव्यू करेंगे, देखो आप 4th पॉइंट देखो यहां पे स्क्रीन पे, 4th पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है भाई चैप्टर ओवरव्यू। जब मैं तुम लोगों को चैप्टर ओवरव्यू करवाऊंगा ना, तो एक एक इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मॉड्यूल से मैं सारे के सारे टिक करा दूंगा। आई ऑलवेज यूज इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, हम लोग हमेशा उसी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज सबसे ऑथेंटिकेट वही है। भले ही उसमें थोड़ी बहुत एरर्स होंगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसके ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना है। तो हम लोग जो स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, डेफिनेटली वो हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा, और उस मटेरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुम लोगों को यहां पर हाईलाइट करवा के ही इस प्लेज को कंप्लीट करूंगा। तो IBPI के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, वो टॉपिक रहेगा भाई NCLT। और NCLT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करना भाई, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या होता है। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भाई एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 408। क्या सेक्शन सही बोल रहा हूं क्या? आई हैव टू वेरीफाई। अरे गौरव माहेश्वरी नाम है अपना, हर एक सेक्शन सही बोलते, एक भी सेक्शन गलत नहीं बोलते अपन। हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है भाई, सेक्शन नंबर 408, सेक्शन नंबर 408। उस सेक्शन नंबर 408 के अंतर्गत इस NCLT को एस्टेब्लिश किया था 1 जून 2016 को। अब सुनना तुम लोग, ये NCLT का काम क्या है भाई। देखो, जैसे MCA मतलब कॉर्पोरेट से रिलेटेड
कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते तो तुम लोग डायरेक्ट ना सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे। यदि कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड यदि कोई भी डिस्प्यूट्स आते हैं तो उस डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए, उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए तुम लोग पहले किसके दरवाजे खटखटाओगे भाई? एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाओगे। एंड एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाने के बाद एनसीएलटी के समक्ष जाके, उनके सामने जाके अपने जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, उन सॉल्यूशंस के रिक्वायरमेंट के इंटेंशन से वहां पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स को क्या करोगे आप लोग? पुट करोगे। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो हमारे लिए देखने वाला पॉइंट रहेगा, वो हमको देखना रहेगा भाई कि एनसीएलटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एंड एनसीएलटी डायरेक्टली कभी भी पिक्चर में नहीं आती है भाई। पहले आरओसी, सर ये आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी के बाद में भाई आरडी। आरडी मतलब कौन होता है? रीजनल डायरेक्टर। पहले आरओसी और आरडी ये जनरली एनसीएलटी के छोटे बाबू होते हैं। मतलब एनसीएलटी के बिहाफ पे पहले सारे के सारे मैटर को ये लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है भाई कि जब पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब इन छोटे बाबुओं से, छोटा बाबू मतलब भाई मैं एनसीएलटी के छोटे बाबू मतलब यार जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करता है ना, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? बाबू बोलते हैं। ये आपका बाबू सोना वाला बाबू नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? तो भाई जब इन लोगों से कोई मैटर हैंडल नहीं हो रहा है, आफ्टर दैट फिर हम लोग कहां पे मैटर को रेफर करते हैं? एनसीएलटी में मैटर को रेफर करते हैं। बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले जब हम लोग क्या करेंगे यहां पर चैप्टर ओवरव्यू करेंगे। एंड जो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो इस आज के लेक्चर का जो थर्ड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो की गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो है भाई एनसीएलएटी। अब ये एनसीएलएटी क्या है? देखो तुम लोगों के सामने नाम लिखा हुआ है भाई, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल का मतलब क्या? कि जब भाई एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन से यदि कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो वो जाके कहां पे अपील फाइल कर सकती है? एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट भी बोलते हैं, अपीलेट भी बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन से यदि कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो वो कहां पे जाके मैटर फाइल कर सकती है? कहां पे जाके अपील फाइल कर सकती है? वो एनसीएलटी में जाकर अपील फाइल कर सकती है। सवाल ये आता है कि सर जुरिस्डिक्शन क्या होगा? किस एनसीएलएटी में जाके हम लोग अपील फाइल करेंगे? तो भाई जहां पे आपका आरओसी आता है, जहां पे आपका आरओसी सिचुएटेड है, उस नियरेस्ट आरओसी के जुरिस्डिक्शन में जो भी एनसीएलएटी आएगा, उस एनसीएलएटी के ऑफिस में जाके आप लोग क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे सारे के सारे जो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो इंपॉर्टेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो सारे के सारे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमारे कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता हूं यारो, बिकॉज 10 से 12 नंबर का सवाल है यार मेरे देश के जवानों और जवानियों, और 10 से 12 नंबर में तुम लोगों के ऐसे दाव पे नहीं लगा सकता हूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पे तुम लोगों को हाईलाइट करवा दूंगा, मार्क करवा दूंगा, अंडरलाइन करवा दूंगा। एंड एग्जाम वाले दिन एक बार उसको जरूर से पढ़ के जाना, बिकॉज हमारा टारगेट है यार कि चाहे कहीं पर कुछ हो या ना हो, यहां पर हमारे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आने चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट में। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन भाई मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि देखो सर आपने जो बोला हमने वो कर दिखाया, ठीक है? बस इतनी ही मुझे तुम लोगों से गुरु दक्षिणा चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ है मेरे पास, बस आई वांट कि जो भी बच्चा ये प्लेस देख रहा है, जो भी बच्चा इस प्लेस के थ्रू पढ़ रहा है यार, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाना चाहिए यार। तो यहां से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, मतलब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का ये चैप्टर नंबर 3 था। वेटेज 10 to 12 मार्क्स प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले देखो साहब, ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग है ना, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन आएगा आई डोंट नो, लेकिन भाई तुम लोग जब CSET का सिलेबस पढ़ रहे हो तो भाई नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज यार तुम लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग हमारे देश में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ये जो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव है, ये नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स तुम लोगों को पढ़ना रहेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फीचर्स तो डिस्कस कर लिया था, हमारे प्लेज में ही इनके फीचर्स को डिस्कस किया था। आगे भाई कौन कौन से सेक्टर में डील करते हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स के नेम आप लोगों को पढ़ना है कि नीति आयोग कौन कौन से सेक्टर्स के लिए नीतियां बनाता है, उसको फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है और एनालाइज करता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक था तुम लोगों के लिए 7 SATH, दैट इज सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, और इसको हम लोगों ने पूरा की पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार आपको भी यहां पर अच्छे से पढ़ना रहेगा। भाई नेक्स्ट जो टॉपिक था
वो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारी इस कैटेगरी में, दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहां पे ये जो हिस्ट्री बैकग्राउंड देके रखी है, हिस्ट्री बैकग्राउंड तुम लोग रीड एंड लीव कैटेगरी का एक बार रीड कर लेना। कुछ पर्टिकुलर ईयर्स जो है वो ईयर्स यदि तुम लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको हाईलाइट करके आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद में एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आर एस अंडर क्या क्या काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भाई ये लोग क्या करते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस का काम करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग कई बार बात करेंगे, कंपनी लॉ का जब प्लेज आएगा तुम्हारे पास में या कंपनी लॉ का प्लेज आ चुका होगा तो उसी के साथ साथ हम लोग इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात आती है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तमाम डिस्कशंस था, एक बार आपको इसको रीड एंड लीव कैटेगरी में रखना है। फिर हम लोगों ने यहां पर सेबी का डिस्कशन किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इसके सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। ये 3 टाइप के जो फंक्शंस है, ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, issues of securities, second protect the interest of the trader and investors, and third financial intermediaries। अब ये जो financial intermediaries है इसमें कौन आता है, स्टॉक ब्रोकर। ये काफी सारे लोग आते हैं, इनके लिए भी क्या बनाएगा भाई, यहां पर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। नाउ आगे नेक्स्ट कुछ पावर्स देके रखी है, और इन पावर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई कि जो सेबी है वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट में बनी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न नहीं हुई है भाई, इसका अपना एक सेपरेट लॉ है, एक सेपरेट एक्ट है, और ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। इसके ऊपर जनरली वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं, कोई स्पेशल प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था भाई हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशंस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये वाला जो पैरा था हम लोगों ने ये लेक्चर में प्लेज में कवर किया हुआ है। जो इनके मेन फंक्शंस है वो मेन फंक्शंस तुम लोगों ने काफी बार पढ़े हुए, बट प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ऐसा मत सोचना कि हमको सब कुछ आता है, भाई तुमको कुछ नहीं आता है, तुम लोग नालायक हो, ठीक है। तो एक बार यहां से जो आरबीआई के मेन फंक्शंस है उन फंक्शंस की हेडिंग जरूर से पढ़ के जाना, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनती है कि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, सबसे पहले इसकी डेट याद रख लो तुम लोग भाई कि ये कब इनिशिएट हुआ था, कब स्टेब्लिश हुआ था। 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को स्टैब्लिश हुआ था, जस्ट हमारे गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले। वाई? बिकॉज 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे था, तो बोले उस दिन छुट्टी हो जाती, इसलिए इन्होंने आनन फानन में जल्दीबाजी में इसको कब एप्लीकेबल कर दिया था भाई, इसको जल्दीबाजी में कब इन्होंने अप्लाई कर दिया था, 1 अक्टूबर 2016 को ही अप्लाई कर दिया था, ठीक है। बाकी जो भी डिस्कशंस है वो सारे के सारे डिस्कशन हम लोगों ने यहां पर किए हैं, बट आपको एक बार यहां पर डिटेल में इसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट जो बात आती है भाई वो बात आती थी हमारे पास में एनसीएलटी की, और एनसीएलटी में मैंने एक सेक्शन यूज किया था, सेक्शन नंबर 408, एंड साथ ही साथ एक डेट भी यूज की थी, 1 जून 2016 को क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था। ये वाला पैरा तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है, यहां पर इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है। एंड मेरे ख्याल से इनिशियली जब ये आया था ना भाई, तो इसके 11 सेटअप थे। 11 सेटअप में क्या था भाई, 10 तो थी इसकी ब्रांचेस, ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल बेंच थी, एक हेड ऑफिस था, और 10 अदर क्या थी इसकी ब्रांचेस थी। तो टोटल मिला के इनिशियली ये 11 ऑफिस के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ आगे यहां पर इसकी पूरी की पूरी इन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड देके रखा हुआ है, एक बार आप लोगों ने रीड कर लेना, बिकॉज 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मेन फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी, या इनफैक्ट वी हैव टू से, जैसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी। तो मेजर फंक्शंस कौन कौन से एनसीएलटी के, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। भाई कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने का काम डायरेक्टली एनसीएलटी नहीं करता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने का काम किसका है, आरओसी का। लेकिन यदि आरओसी कोई क्वेरी निकालता है और उस क्वेरी से यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन परेशान है, तो फिर उस केस में वो किसके पास में जाता है, एनसीएलटी के पास में जाता है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भाई शेयर्स के ट्रांसफर करने का जो मैटर है वो पहले इनिशियली कंपनीज के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन यदि वहां पर कोई फ्रॉड होता है या फिर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उस प्रॉब्लम, उस डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के लिए हम लोग कहां पे जाते हैं, एनसीएलटी जाते हैं। तो एनसीएलटी का एक ये मेन फंक्शन बन जाता है। उसके बाद में डिपॉजिट्स, कंपनी के जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रॉपर्ली गाइडलाइन वगैरह फॉलो हुई है या नहीं हुई है, उसको वेरीफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद बोला है भाई पावर टू इन्वेस्टिगेट। भाई
यदि मान लीजिए कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या कंपनी में किसी भी टाइप से कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है जो कि अगेंस्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के, तो फिर उस केस में वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या वी कैन से कि भाई वो किसी भी टाइप के डिसीजन लेने की पावर रखता है। फिर नेक्स्ट 2 जो उनके मेजर फंक्शन है, उन मेजर फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है, फ्रीजिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। भाई यदि लगता है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी पर्टिकुलर इंसान ने यदि कोई फ्रॉड किया है, तो उनके पास राइट होता है एनसीएलटी के पास कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को फ्रीज मतलब सीज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाई एनसीएलटी के पास में ना राइट है, एनसीएलटी का एक मेजर फंक्शन है कि जब एनसीएलटी को लगता है कि यार पब्लिक कंपनी प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो फिर उसके पास में होली एंड सोलली राइट है कि वो क्या कर सकता है, उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। तो भाइयों ये हुआ अभी हमारा डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू एनसीएलटी। नाउ नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आता है तुम लोगों के सामने एनसीएलएटी का, और एनसीएलएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को कब स्टैब्लिश किया था, किस सेक्शन में स्टैब्लिश किया था, भाई यहां पे था सेक्शन नंबर 410, सेक्शन नंबर 410, एंड कब स्टैब्लिश किया था, जिस दिन एनसीएलटी आया था। एनसीएलटी के साथ साथ ही हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहां पर एनसीएलएटी को भी स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, बाकी यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जुरिस्डिक्शन ऑफ एनसीएलएटी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया था। फिर डिससेटिस्फैक्शन विद ट्राइब्यूनल ऑर्डर, यदि हम लोग एनसीएलटी के ऑर्डर से यदि डिससेटिस्फाइड है तो फिर हम लोग अपील करने कहां पे आते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में आते हैं। एंड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनी हुई रहती है। बेटा मैंने मेरा 100% ट्राई किया है। इनफैक्ट कल के और आज के लेक्चर में यू आर एबल टू सी कि बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट स्टिल तुम लोगों के लिए मैं प्लेज रिकॉर्ड करने आया हूं यार। कसम ली हम लोगों ने इस 20 डेज की कि हम लोग बहुत अच्छे से एफर्ट्स डालेंगे, चाहे वो एफर्ट्स आपके हो या मेरे हो, एंड हम लोग इस सीएसईटी को दिलो जान से क्लियर करेंगे भाई, अच्छे नंबर के साथ में क्लियर करेंगे। इसी इरादे के साथ में ये 25 मार्क्स का हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो खत्म होता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को तुम लोग अच्छे से कर लो। इफ यू वांट कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट विथ मी, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।